आज का हमारा टॉपिक है प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म जो होता है बेसिकली पेशेंट जो रहता है मेन प्रॉब्लम उसको हाइपरकैल्सीमिया की होती है, उसमें कैल्शियम लेवल बढ़ा हुआ होता है, प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। और अगर इसमें हम बात करें सबसे पहले क्लासिकल पेंटार्ड, इसमें जो सिम्टम्स कैसे प्रेजेंट करता है, इसमें जो यूजुअली बुक में लिखा रहता है उसमें पेशेंट को रीनल स्टोन होता है जिसको बोलते हैं किडनी स्टोन्स, फिर उसके पास बोन में लीजन्स होंगे जिसको बोलते हैं पेनफुल बोन्स, फिर उसके बाद एब्डोमिनल ग्रोन्स, फिर साइकिक मोन्स एंड फाइनली फैटिग ओवर टोन्स। ये क्लासिकल प्रेजेंटेशन है प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म का। बट क्योंकि आजकल इन्वेस्टिगेशंस, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस रूटीनली लोग खुद ही करा लेते हैं या बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है, जिसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स बहुत कम प्रेजेंट करते हैं। क्लासिकल सिम्टम्स आजकल जो ज़्यादातर प्रेजेंटेशन होता है वो बायोकेमिकली ही डिटेक्ट होता है। बायोकेमिकली डिटेक्शन का मतलब होता है कि पेशेंट आएगा आपके पास और उसमें हाइपरकैल्सीमिया या कैल्शियम लेवल बढ़ा हुआ होगा। आप जब उसका इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तो पीटीएच भी बढ़ा होगा। अगर पीटीएच बढ़ा हुआ है तो दैट इज़ हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। हाइपरपैराथायरॉयडिज्म का मतलब है पीटीएच बढ़ा होना। अब हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में अगर पीटीएच बढ़ा है और साथ में कैल्शियम बढ़ा है तो इसको बोलते हैं प्राइमरी। अगर फॉस्फेट बढ़ा है तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी। फॉस्फेट बढ़ा है सेकेंडरी। सब आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। अब बात करते हैं प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में ऑर्गन सिस्टम में कौन कौन सी स्पेसिफिक सिम्टम्स मिलेंगे। अगर रीनल सिम्टम की बात करें तो पेशेंट यूजुअली प्रेजेंट करेगा पॉलीडिप्सिया, उसको बहुत पेशाब लगेगी, बहुत ज़्यादा यूरिन, बहुत पानी पिएगा और उसके किडनी में स्टोन्स बनेगा। ऐसे पेशेंट्स हम लोग डायबिटीज़ हमें लगेगा, हो सकता है डायबिटीज़ है, क्योंकि पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया डायबिटीज़ में बहुत कॉमनली प्रेजेंट होता है। अब सेकंड अगर हम बात करें तो स्केलेटल सिस्टम में हमें पेशेंट में ऑस्टियोपोरोसिस मिल सकता है, जिसकी वजह से काफ़ी पेशेंट को दर्द होगा। इसलिए और लेटर स्टेजेस पे एक बीमारी होती है जो हमें याद करना होता है, जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा होता है ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। ये प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म का स्केलेटल मैनिफेस्टेशन है। नाउ न्यूरोमस्कुलर सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को चलने में दिक्कत होगी, जिसको बोलेंगे गेट डिस्टर्बेंस। पेशेंट जो होगा उसको थकान बहुत जल्दी होगी और उसको मस्कुलर एट्रोफी मिल सकती है। फाइनली जीआई सिम्टम्स, ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं यूजुअली अगर हम बात करें तो हमारे पास एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ आ सकते हैं, हार्ट बर्न के साथ आते हैं, जो जेआरडी का क्लासिकल सिम्टम्स होता है। साथ में पेशेंट्स को नोज़िया एंड वॉमिटिंग हो सकता है और पेशेंट्स को पेनक्रेटाइटिस भी हो सकता है। ऐसे पेशेंट्स पेनक्रेटाइटिस के सिम्टम के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं और जब हम इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तो हाइपरकैल्सीमिया उनके ब्लड पिक्चर में मिलेगा। अब एक बात ध्यान देने वाली बात है कि हाइपरकैल्सीमिया की वजह से पेनक्रेटाइटिस होता है, बट पेनक्रेटाइटिस जो होता है उसमें हाइपोकैल्सीमिया मिलता है। ये एक पॉइंट है जिसको याद रखना है। फिर पेशेंट को न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स मिल सकते हैं, जैसे कि एंजाइटी हो सकता है, पेशेंट की कंप्लेन होगी कि उसको इंसोम्निया या सोने में दिक्कत हो रही है। साथ में पेशेंट को डिप्रेशन की साइंस मिल सकते हैं, पेशेंट काफ़ी डिप्रेस मूड में रह सकता है। अगर आप बात करें तो उसको रिसेंटली अगर कोई स्टूडेंट है तो बोलेगा सर कंसंट्रेट करने में बहुत दिक्कत होती है, कंसंट्रेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है, मेमोरी लॉस हो रहा है। अगर हम बात करें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की तो पेशेंट को अगर पहले से अगर हाइपरटेंशन है, पेशेंट अगर पहले से हाइपरटेंसिव है तो उसका बीपी बढ़ा हुआ आएगा। सेकंड अगर हम बात करें तो पेशेंट में लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मिलेगी। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी अगर ईसीजी कराएंगे, ईसीजी में हमें मिलेगा क्यूटी इंटरवल शॉर्टनिंग, क्यूटी इंटरवल जो होगा छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पेशेंट में कैल्शियम बढ़ा हुआ है। फिर फाइनली पेशेंट में एथेरोस्क्लेरोसिस भी मिल सकती है। एथेरोस्क्लेरोसिस में ब्लड वेसल्स में डिपोजिशन हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट में एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। और फाइनली हार्ट ब्लॉक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग
लैब इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे? जब भी हमारे पास कोई भी पेशेंट हाइपरकैल्सीमिया के साथ आता है तो जिसको हमने बायोकेमिकली डिटेक्ट किया है या उसमें क्लासिकल पेंटार्ड सिम्टम्स हैं, तो हमें रूटीन बेसलाइन ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराना होता है, जिसमें सबसे पहले हम लोग टोटल कैल्शियम कराते हैं, टोटल कैल्शियम, फिर पीटीएच लेवल कराएंगे, साथ में क्रिएटिनिन चेक करना होता है पेशेंट का, रीनल फंक्शन सही है नहीं, जीएफआर सही है नहीं, प्लस विटामिन डी का लेवल कराएंगे। ये तो एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन है जो हर पेशेंट्स को आप सजेस्ट करेंगे अगर आप ओपीडी में हैं। तो अगर आपने विटामिन डी कराया, अब उसके बाद ये तो रूटीन के बाद अब आता है आयनिक कैल्शियम। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे आयनिक कैल्शियम कब कराना है। कई बार ब्लड इन्वेस्टिगेशन में आयनिक कैल्शियम होता है, बट अगर नहीं है तो कब कराना है और बाकी बुक के अकॉर्डिंग कब कराना है। अगर हम बात करें अगर टोटल कैल्शियम अगर नॉर्मल आता है फिर भी आपको लग रहा है हाइपर कैल्सीमिया है पेशेंट्स को, ऐसा अगर आपको लग रहा है तो ऐसे केसेस में हमें आयनिक कैल्शियम कराना होता है। ये आयनिक कैल्शियम का इंडिकेशन है। प्लस एक इन्वेस्टिगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्मली एल्ब्यूमिन 3.5 से लेके 5 तक नॉर्मल होता है, स्टैंडर्ड 4 मानते हैं। अगर किसी पेशेंट्स का एल्ब्यूमिन बाई चांस मान लीजिए 2.5 है 2 है, इसका मतलब है कि पेशेंट माल नरिश्ड है। ऐसे केसेस में कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है, तो हमें करेक्टेड कैल्शियम लेवल निकालना होता है। करेक्टेड कैल्शियम लेवल कैसे निकालेंगे? अगर उस पेशेंट का मान लीजिए 2.5 ब्लड में आया है कैल्शियम, तो हमें सबसे पहले 4 से माइनस करेंगे 2.5 को, ये हो जाएगा 1.5। 1.5 आने के बाद टोटल कैल्शियम लेवल उसका ब्लड इन्वेस्टिगेशन में बाई चांस मान लीजिए 10 आया है, 10। अब इस 1.5 को 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऑलमोस्ट 2 के बराबर हो जाएगा, और इस चीज़ को टोटल कैल्शियम लेवल में जोड़ देंगे। 10 + 2 = 12। तो उसका जो रियल ब्लड पिक्चर की बात करें तो उसका ब्लड पिक्चर जो 10 हमें रिपोर्ट में आया, एक्चुअली में 10 नहीं है, उसका 12 होगा। क्यों? क्योंकि उसका एल्ब्यूमिन लेवल जो है वो कम है, और एल्ब्यूमिन लेवल जब कम होता है तो हमें फॉर्मूला यूज़ करना रहता है 0.8 × 4 माइनस पेशेंट्स का एल्ब्यूमिन जो रिपोर्ट में आया है प्लस टोटल कैल्शियम लेवल। अब टोटल कैल्शियम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं और इससे हम लोग करेक्टेड कैल्शियम लेवल निकाल देते हैं। अब हम बात करें जो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन है वो है सीरम फॉस्फेट। सीरम फॉस्फेट अगर हम कराएंगे, सीरम फॉस्फेट, एक बात याद रखना है कि जो कैल्शियम और सीरम फॉस्फेट इन दोनों का रिलेशन हमेशा ज़्यादातर देखा गया कि अपोजिट होता है। अगर आपका कैल्शियम लेवल बड़ा है तो सीरम फॉस्फेट कम होगा, तो और कैल्शियम लेवल फॉस्फेट बड़ा है तो सीरम कैल्शियम लेवल कम होगा। अगर पेशेंट को अगर हाइपरपैराथायरॉयडिज्म है तो इसका मतलब पीटीएच बड़ा है। अगर हम बात करें प्राइमरी है कि सेकेंडरी कैसे पता चलेगा, तो प्राइमरी में कैल्शियम लेवल बड़ा होता है, सेकेंडरी में बाइकार्ब या फॉस्फेट लेवल, बाइकार्ब नहीं, फॉस्फेट लेवल बड़ा होता है, ये दोनों बड़े होते हैं। अब बात करें यूरिन टेस्ट की। यूरिन टेस्ट कौन कौन सा कराना है, तो हमें सबसे पहले रूल आउट करना होता है कि पेशेंट की किडनी फंक्शनल है कि नहीं, या पेशेंट के यूरिन से कैल्शियम आ रहा है कि नहीं। अगर बॉडी में कैल्शियम ज़्यादा होगा तो पेशेंट को ज़्यादा कैल्शियम यूरिन के थ्रू निकल सकता है, इसलिए पेशेंट का हम लोग 24 आवर 24 घंटे का 24 आवर यूरिन कैल्शियम कराएंगे, साथ में क्रिएटिनिन भी, 24 आवर यूरिन कैल्शियम एंड क्रिएटिनिन कराएंगे। अगर यूरिन, अब इसके बाद अगला दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि हम लोग कैल्शियम क्रिएटिनिन क्लियरेंस रेशियो, जिसको बोलते हैं CCR, कैल्शियम क्रिएटिनिन क्लियरेंस रेशियो कब कराएंगे। अब हमने 24 आवर यूरिन कैल्शियम कराया है पेशेंट का। 24 आवर यूरिन कैल्शियम कराने के बाद अगर पेशेंट का यूरिन कैल्शियम लेस देन 100 मिलीग्राम आ रहा है ये, तो उसके बाद इंडिकेशन होता है कैल्शियम क्रिएटिनिन क्लियरेंस रेशियो कराने का, इसलिए इसको ध्यान रखना है। नाउ अब इमेजिंग की बात करें। इमेजिंग में एक्सरे कराना होता है, अल्ट्रासाउंड, सीटी कराने का इंडिकेशन आपको बताता हूँ, और डेक्सा जो होता है, सबसे पहले हम डेक्सा पे ध्यान देते हैं। डेक्सा जो बताता है वो बोन मिनरल डेंसिटी बताता है। ये बेसिकली हम लोग लंबर स्पाइन पे करते हैं, फिर हिप पे करते हैं और रेडियस पे करते हैं।
हमें बेसिकली इसमें देखना होता है टी स्कोर अगर हमने देखा, टी स्कोर देखेंगे अगर ये लेस देन 2.5 जिसको डिनोट करते हैं -2.5 से, अगर इससे कम होता है तो ये अपने आप में एक इंडिकेशन होता है कि पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है और हमें उसका ऑपरेट करना पड़ेगा, ऑपरेशन का इंडिकेशन है। अब बात करते हैं एक्सरे की। एक्सरे में हमें जितने भी स्टोन होगा अगर पेशेंट में, तो एक्सरे में बहुत ही आसानी से डिटेक्ट हो जाता है रीनल स्टोन, क्योंकि उसमें ओपेसिफिकेशन मिलेगा। अल्ट्रासाउंड की बात करें, अल्ट्रासाउंड में क्या मिलेगा, अल्ट्रासाउंड में जो हमें नोड्यूल होगा, पैराथायराइड में नोड्यूल होगा, उसके चारों तरफ कैप्सूल होगा, कैप्सूल चमकता हुआ दिखेगा, जिसको बोलते हैं हाइपरवास्कुलर इकोजेनिक कैप्सूल। जबकि बात और उसके बीच का जो एरिया होगा वो हमें काला काला दिखेगा, जिसको बोलते हैं हाइपोइकोइक नोड्यूल। ये चीज़ बताएगा कि पैराथायराइड एडिनोमा है कि नहीं। अब इसका अल्ट्रासाउंड का नुकसान क्या होता है, मतलब क्या लिमिटेशन है, नुकसान भी नहीं बोलेंगे, लिमिटेशन। अगर पेशेंट को एक्टोपिक पैराथायराइड है या मीडियास्टाइनम में लोकेटेड है, जिसको एक्टोपिक ही बोलते हैं, मीडियास्टाइनम, रेट्रोफेरेंजियल, रेट्रोइसोफेजियल, यहाँ पे अगर है तो ऐसे केसेस में इसकी सेंसिटिविटी घट जाती है, इससे डिटेक्ट नहीं हो पाता है। ऐसी चीज़ों के लिए हम लोग जो इन्वेस्टिगेशन कराते हैं वो होता है सेस्टिमीबी स्कैन, इसमें सेस्टिमीबी स्कैन जो होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है लोकलाइजेशन के लिए। अगर हम बात करें कि कहाँ पे है पैराथायराइड, अगर हम लोग पैराथायराइड एडिनोमा नहीं डिटेक्ट कर पा रहे हैं कहाँ पे है, तो उसके लिए बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है सेस्टिमीबी स्कैन। इसमें दिक्कत क्या होती है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा रेडिएशन यूज़ होता है, काफ़ी महंगा होता है और काफ़ी देर तक पेशेंट को स्कैन करना पड़ता है। हम बात करें 4D CT या CT स्कैन की, तो CT स्कैन जब कब कराएंगे, CT स्कैन जब अगर आप डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपने सेस्टिमीबी स्कैन कराया है और अल्ट्रासाउंड कराया है, दोनों की फाइंडिंग अगर मैच नहीं कर रही है, डिस्कॉर्डेंट है, जिसको बोलते हैं डिस्कॉर्डेंट, ये आपको बेली में मिल जाएगा, डिस्कॉर्डेंट है, तो ऐसे केसेस में 4D CT कराते हैं। 4D CT कराने के बाद फिर आप सर्जरी के लिए प्लान करते हैं। बट अगर पेशेंट में सेस्टिमीबी स्कैन और अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट हो गया, जिसको बोलते हैं कॉर्डेंट फाइंडिंग्स हैं, मतलब दोनों में सेम फाइंडिंग है। कॉर्डेंट का मतलब होता है सेम फाइंडिंग, सिमिलर फाइंडिंग। अगर दोनों में सिमिलर फाइंडिंग है तो हम लोग बिना CT स्कैन कराए डायरेक्टली पेशेंट का सर्जरी प्लान कर सकते हैं। अब बात करें CT स्कैन में दिखेगा क्या, CT स्कैन में हमें आर्टीरियल फेज़ में इन्हांसमेंट मिलेगा, जो आर्टीरियल फेज़ में इन्हांसमेंट मिलेगा और वीनस फेज़ में वॉश आउट मिलेगा, और साथ में हमें एक पोलर वेसल भी मिलेगी। तो ये एक डायग्नोस्टिक होता है CT स्कैन का। नाउ अब बात करें जेनेटिक टेस्टिंग। जेनेटिक टेस्टिंग किस में करना चाहिए, जेनेटिक टेस्टिंग करने का इंडिकेशन होता है अगर पेशेंट यंग है, जिसकी उम्र 40 साल से कम है, जिस उम्र में उसको बीमारी नहीं होना चाहिए, उस एज में उसको बीमारी हो गई, उसकी उम्र काफ़ी यंग है 40 ईयर्स, तो ऐसे केस में हमें जेनेटिक टेस्टिंग पेशेंट को ऑफ़र करना चाहिए, जिसमें 40 ईयर्स से कम है और लगभग सारे ग्लैंड या मल्टी ग्लैंड इन्वॉल्व हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पैराथायराइड होता है बेसिकली सिंगल ग्लैंड में होता है, इसको सॉलिटरी पैराथायराइड एडिनोमा, जो कि बहुत ही कॉमन होता है, ऑलमोस्ट 80 to 85% यही होता है कॉज प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म का। अगर कोई भी पेशेंट मल्टी ग्लैंड डिजीज़ के साथ आ रहा है जिसकी उम्र 40 ईयर्स से कम है, तो ऐसे केसेस में हमें जो बेसिक पेशेंट को जेनेटिक टेस्टिंग ऑफर करना चाहिए। दूसरा, अगर उसके फैमिली में ऑलरेडी किसी को हाइपरकैल्सीमिया या प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म की हिस्ट्री है, तो ऐसे केसेस में हमें जेनेटिक टेस्टिंग ऑफर करना चाहिए। अब बात करें स्पोरेडिक कॉजेज़ और फैमिलियल कॉजेज़ की, तो जो प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म होता है, स्पोरेडिक जो होता है, मोस्ट कॉमनली स्पोरेडिक फॉर्म ही होता है, ऑलमोस्ट 90% 95%, जबकि फैमिलियल ओनली 5% केसेस में ही होता है। इसीलिए रूटीन जेनेटिक टेस्टिंग हम लोग नहीं करते हैं। जो फैमिलियल कॉजेज़ होता है, अगर हम बात करें तो मेनली एसोसिएटेड होता है मैन सिंड्रोम, जिसमें मैन 1 मैन 2A से एसोसिएटेड होता है, मैन 2A एंड मैन 4,
और हम बात करें जो दूसरी बीमारी है तो उसमें आता है फैमिलियल आइसोलेटेड hyperparathyroidism and familial hyperparathyroidism with jaw tumor syndrome। मैन वन में बेसिकली जो जीन होता है वो मैन वन होता है। मैन वन की खास बात क्या होती है कि मैन वन जो होता है एसोसिएटेड होता है स्पोरेडिक से भी और फैमिलियल भी होता है, दोनों से एसोसिएटेड। अब मैन 2A की बात करें, मैन 2A में जो मोस्ट कॉमनली जीन होता है वो होता है रेट जीन। और जबकि मैन 4 की बात करें, मैन 4 में CDKN1B ये जीन कॉमन होता है। नाउ फैमिलियल आइसोलेटेड हाइपरपैराथायराइडिज्म की बात करें, अगर आइसोलेटेड की बात करें तो उसमें भी मैन 1 जीन होता है, बट और भी जीन होते हैं अदर जीन जैसे CDC73 जो कि कॉमन होता है इसमें भी। CDC73 दोनों में कॉमन होता है। मैनेजमेंट हम आगे इनका डिस्कस करेंगे। डिफरेंशियल की बात करें, अगर कोई भी पेशेंट हाइपरकैल्सीमिया के साथ हमारे पास प्रेजेंट किया है तो हमें कैसे अप्रोच करना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि हाइपरकैल्सीमिया के बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं। अगर हम बात करें तो अगर कोई पेशेंट किसी को ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ है जैसे कि सार्कोइडोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, तो उस केसेस में भी कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है। या अगर कोई पेशेंट डायूरेटिक्स पे है या कोई ऑलरेडी विटामिन ए ओवरडोज, विटामिन ए और विटामिन डी ज़्यादा ले रहा है, तो ऐसे केसेस में हाइपरकैल्सीमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इवन जो मैलिग्नेंसी होती है जैसे कि रीनल सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा या स्मॉल सेल कैंसर ऑफ द लंग, ब्लैडर कैंसर, इन सब केसेस में हाइपरकैल्सीमिया बढ़ा रहता है। तो हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म है नहीं, उसके लिए बता देते हैं। अगर कोई पेशेंट हाइपरकैल्सीमिया के साथ आया है तो सबसे पहले मैंने आपको बताया रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराना है। रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराने में हमें ये चीज़ देखना है कि हमने टोटल कैल्शियम कराया है या आयनाइज्ड कैल्शियम। अगर PTH बढ़ा हुआ आ रहा है और हमारा जो पेशेंट है उसका टोटल कैल्शियम नॉर्मल है तो हमें फिर आयनाइज्ड कैल्शियम कराना है। आयनाइज्ड कैल्शियम कराना है और टोटल कैल्शियम के साथ एल्ब्यूमिन भी कराना है। एल्ब्यूमिन इसलिए कराना है कि पेशेंट का करेक्टेड कैल्शियम निकालना है। फॉर्मूला मैंने ऊपर बता दिया था, फॉर्मूला होता है 0.8 × 4 - एल्ब्यूमिन और उसमें जितना भी टोटल कैल्शियम आया उसको जोड़ देंगे, करेक्टेड कैल्शियम निकल जाएगा। अब PTH हमने मेज़र कर लिया। PTH अगर बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है PTH डिपेंडेंट कोई एडिनोमा या ट्यूमर होगा, उसका अलग से बात करेंगे। बट इन केस अगर PTH नहीं बढ़ा है तब क्या होगा। PTH अगर नहीं बढ़ा है तो हमें पेशेंट से पूछना होगा क्या वो ज़्यादा मिल्क तो नहीं ले रहा है, कैल्शियम तो नहीं ले रहा है। अगर किसी भी कैल्शियम इंटेक अगर पेशेंट का ज़्यादा होगा इंक्रीज कैल्शियम इंटेक, तो ऐसे बीमारी को बोलते हैं मिल्क अल्कली सिंड्रोम। नाउ सेकेंड बात कर लें, पेशेंट का हमने विटामिन डी लेवल कराया है। विटामिन डी अगर पेशेंट का एलिवेटेड है तो पेशेंट को ग्रैनुलोमेटस डिसऑर्डर हो सकता है या लिम्फोमा हो सकता है। ऐसे केसेस में मैंने आपको बताया कि ग्रैनुलोमेटस में बेसिकली सार्कोइडोसिस या ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। अब थर्ड वन है जो हम लोग कराएंगे वो है PTH-RP लेवल। कई बार क्या होता है PTH अगर नॉर्मल है तो हमें PTH-RP लेवल चेक कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि PTH-RP लेवल ये बताता है कि पेशेंट को जो कॉज है वो मैलिग्नेंसी होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग जो है उसमें आपका PTH-RP लेवल बढ़ा होता है। लास्ट अगर हम बात करें तो लास्ट है ऑस्टियोलिटिक लीजन। अगर ऑस्टियोलिटिक लीजन अगर प्रेजेंट है पेशेंट में तो मोस्ट ऑफली चांस है मल्टीपल माइलोमा का। तो ये हमारा डिफरेंशियल है अगर PTH बढ़ा हुआ नहीं है। अगर PTH बढ़ा हुआ है तब क्या करें। PTH अगर बढ़ा हुआ है तो हमें सिर्फ 2 ही डिजीज़ होती है जिस पे बेसिकली फोकस करना होता है। एक तो सर्जिकल एडिनोमा हो सकता है, प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म, दूसरा होता है फैमिलियल हाइपरकैल्सियूरिक हाइपरकैल्सीमिया। अगर फैमिलियल हाइपोकैल्सियूरिक हाइपरकैल्सीमिया उन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें यूरिनरी, आपको मैंने बताया यूरिनरी कैल्शियम और क्रिएटिनिन का रेशियो निकालना होता है। ये रेशियो क्या इंपॉर्टेंट है, अगर ये रेशियो लेस देन 0.01 है, लेस देन
0.01 है तो पेशेंट को FHH फैमिलियल हाइपोकैल्सियूरिक हाइपरकैल्सीमिया ये डिजीज़ है। और अगर यही वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0.02 है तो पेशेंट को सर्जिकल कॉज है, जिसके लिए हम लोग प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म सस्पेक्ट करेंगे जो कि एडिनोमा की वजह से है और उसका सर्जरी प्लान करेंगे। ये सिंपल ट्रीटमेंट होता है। नाउ हम अब ट्रीटमेंट में बात करें। ट्रीटमेंट में सबसे पहले स्पोरेडिक, जो मैंने बताया स्पोरेडिक जो होता है बेसिकली 90% स्पोरेडिक ही केसेस होते हैं। और स्पोरेडिक केसेस में क्या होता है, मोस्ट कॉमन कॉज सॉलिटरी एडिनोमा होता है मोस्ट कॉमन कॉज। ऐसे में जो पेशेंट होता है उसका ट्रीटमेंट हम लोग जो होता है मिनिमली इन्वेजिव करते हैं, क्योंकि एक सिंगल ग्लैंड इन्वॉल्व है। हम लोग ट्राई करेंगे कि जो ग्लैंड इन्वॉल्व है उसको रिमूव कर दें, इसलिए हम लोग मिनिमली इन्वेजिव पैराथायरॉयडेक्टमी, अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पूछा जाए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस अगर पूछेगा तो मिनिमली इन्वेजिव पैराथायरॉयडेक्टमी करते हैं। इसमें लैब से करते हैं, पैराथायरॉयड जो इन्वॉल्व है उसको रिमूव कर देते हैं। या सेकंड ऑप्शन हमारे पास है नेक एक्सप्लोरेशन करेंगे और पेशेंट को जो भी ग्लैंड है वो रिमूव कर देंगे। बेसिकली जो स्पोरेडिक होता है वो 45 ईयर्स के बाद होता है। मोस्ट कॉमन कॉज मैंने आपको बताया सिंगल एडिनोमा होता है। जो नेक एक्सप्लोरेशन होता है बेसिकली तब प्लान करते हैं जब पेशेंट को 4 ग्लैंड हाइपरप्लेजिया हो या एक से ज़्यादा एडिनोमा हो। उसके लिए हम लोग सेस्टमी भी स्कैन कराते हैं, उसमें हमें डिटेक्ट हो जाता है। नाउ बात कर लें फैमिलियल कॉजेज़ की। फैमिलियल में सबसे पहले डिस्कस करते हैं मैन 1 और मैन 4। मैन 1 जैसा मैंने बताया कि मैन 1 जो होता है मैन 1 जीन की वजह से होता है। मैन 4 जो आपको बताया CDKN2A जीन से होता है और CDK1B और मैन 2A रेड जीन से होता है। तो मैन 1 और मैन 4 दोनों का मैनेजमेंट सेम होता है। मैन 1 और मैन 4 में बेसिकली जो मैनेजमेंट होता है वो सब टोटल पेशेंट का सब टोटल पैराथायरॉयडेक्टमी करते हैं और साथ में हमें थाइमस को भी रिमूव करना होता है। ये मैन 1 और मैन 4 के केस में, जबकि मैन 2A के केस में हम लोग नेक एक्सप्लोर करेंगे और जो ग्लैंड विजिबल इन लार्ज है ग्लैंड उसी को रिमूव करेंगे। तो इसमें रिसेक्शन ऑफ ओनली विजिबल ग्लैंड मैन 2A के केस में। जबकि अगर हम बात करें हाइपरपैराथायरॉयडिज्म जो कि आइसोलेटेड होता है एंड अनदर वन इज़ एसोसिएटेड विद जॉ ट्यूमर, दोनों में भी जो आइसोलेटेड होता है उसमें हम लोग नेक एक्सप्लोरेशन करेंगे, जबकि जॉ ट्यूमर वाला जो होता है उसका मैनेजमेंट स्पोरेडिक की तरह होता है, उसमें मिनिमली इन्वेजिव पैराथायरॉयडेक्टमी करते हैं। और जो आइसोलेटेड होगा उसमें हम लोगों को बायलैटरल नेक एक्सप्लोरेशन करना होगा। बायलैटरल नेक एक्सप्लोरेशन करके जो ग्लैंड इन्वॉल्व है उसको रिमूव करना होगा। बेसिकली बात करें तो मैन 2A की तरह जो ग्लैंड इन्वॉल्व है उसी को रिसेट करना है। तो अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में सिंपल सा फंडा है। अगर स्पोरेडिक है जिसका मोस्ट कॉमन कॉज है एडिनोमा का पेशेंट आएगा तो उसमें हम लोगों को मिनिमली इन्वेजिव पैराथायरॉयडेक्टमी करना है। अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि डबल ग्लैंड एडिनोमा है या पैराथायरॉयड हाइपरप्लेजिया तो नेक एक्सप्लोरेशन करेंगे और ग्लैंड रिमूव करेंगे। नाउ सेकंड बात करते हैं फैमिलियल, जिसमें मैन 1 या मैन 4 है, उसमें हम लोग सब टोटल पैराथायरॉयडेक्टमी करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इर्रिस्पेक्टिव कि कितना ग्लैंड कितना इन्वॉल्व है कितना नहीं इन्वॉल्व है, हमें 3.5 ग्लैंड हटाना ही है। वी हैव टू रिमूव 3.5 ग्लैंड। टोटल 4 पैराथायरॉयड होते हैं जिसमें से 3.5 रिमूव करेंगे। साथ में हमें थाइमस भी रिमूव करना है। ये सेम मैनेजमेंट मैन 1 मैन 4 के लिए। जबकि मैन 2A और हाइपरपैराथायरॉयडिज्म एसोसिएटेड जॉ ट्यूमर, इसमें हमें वो पार्ट रिमूव करना है जो पार्ट इनलार्ज्ड है। फिर फाइनली हम बात करते हैं इंडिकेशन ऑफ सर्जरी की। जो पेशेंट है हमारे पास पैराथायरॉयडेक्टमी का उसमें सर्जरी कब करेंगे। अगर पेशेंट का हमने नॉर्मल कैल्शियम लेवल कराया और कैल्शियम लेवल जो सीरम कैल्शियम लेवल है वो मोर देन 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है अबव द नॉर्मल लिमिट, पहला इंडिकेशन। दूसरा, जो पेशेंट की एज है वो लेस देन 50 ईयर्स है, 50 साल से कम है।
तो दूसरा इंडिकेशन। तीसरा हमने डेक्सा कराया था। डेक्सा में मैंने आपको बताया टी स्कोर, पेशेंट का टी स्कोर निकालते हैं। टी स्कोर अगर 2.5 से कम है तो हमें सर्जरी प्लान करना होता है। फोर्थ वन इज़ द रीनल फंक्शन। रीनल फंक्शन के लिए हम लोग GFR कराते हैं। GFR जब कराएंगे, पेशेंट का GFR लेस देन 60 ml पर मिनट है तो हमें सर्जरी प्लान करना होता है। एंड फोर्थ वन इज़ हाइपर कैल्सीयूरिया। हाइपर कैल्सीयूरिया में हमें पेशेंट का इसलिए ऑपरेट करना होता है कि देयर इज़ इंक्रीज रिस्क ऑफ स्टोन फॉर्मेशन। और हाइपर कैल्सीयूरिया कब कहते हैं? जब मोर देन 400 मिलीग्राम कैल्शियम हो जाए तो उसे हाइपर कैल्सीमिया इन यूरिन, तो इसे हाइपर कैल्सीयूरिया बोलेंगे। दिस इज़ एन इंडिकेशन फॉर सर्जरी। अदर इंडिकेशन, अगर पेशेंट जो है सिम्टोमेटिक हो। सिम्टोमेटिक में क्या होगा? जो क्लासिकल सिम्टम्स ऊपर डिस्कस किया था वो होगा। क्लासिकल सिम्टम्स में क्या क्या होगा? साइकेट्रिक किडनी स्टोन्स, जो कि मोस्ट कॉमन, आप बात करें तो मोस्ट कॉमन सिम्टम है। फिर सेकंड वन इज़ द पेनफुल बोन्स। नाउ थर्ड वन इज़ द एब्डोमिनल ग्रोन्स। Fourth one is the psychic moans, and fifth one is the fatigue overtones. These all are indications for management of patient with surgery. Now last but not the least, एक और चीज़ बताना था कि पेशेंट जो है अगर पेशेंट कोई भी GERD के साथ आ रहा है या हार्टबर्न के साथ आ रहा है तो उसमें मेनली हमें हाइपर कैल्सीमिया भी रूल आउट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि GERD, हार्टबर्न, पेनकेटाइटिस, ये जो GI सिम्टम्स हैं इसके साथ भी पेशेंट हाइपर कैल्सीमिया या प्राइमरी हाइपरपाराथायरॉयडिज्म का प्रेजेंट कर सकता है।